गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगेन एक बार फिर से ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि टीचर्स एकेडमी का ही एक प्लेटफॉर्म है यूजीसी एकेडमी। यूजीसी एकेडमी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आपको टीचर्स एकेडमी पे मिलेंगी वो सारी की सारी यूजीसी एकेडमी पर डाली जाती हैं और वो सारी आपको यूजीसी एकेडमी पर मिल जाएंगी, राइट। तो यूजीसी नेट के लिए जो स्पेशल प्लेटफॉर्म है वो यूजीसी एकेडमी है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। एंड दूसरी चीज़, यूजीसी एकेडमी पर लाइव इसलिए नहीं आती क्लासेस क्योंकि अभी उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत अवेयर नहीं है, इस वजह से टीचर्स एकेडमी पर पहले आपकी क्लास लाइव आ जाती है। तो सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से और भी लोग लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर कर दें। और अगेन हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जून 2024 में आपके लिए हेल्प करेंगे। वैसे अभी आंसर शीट नहीं आई है तो बहुत पॉजिटिव होप है कि मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद हमें खुद से अनुभव होता है, हमें खुद से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा होने वाला है या नहीं होने वाला, राइट। तो अगर आपको लग रहा है 1% भी कि शायद हम मिस कर जाएंगे या हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए या हमने उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं किया है, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो आपका ज़रूर जेआरएफ निकलेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें, टीचर्स एकेडमी पे जुड़ें मेरे साथ या फिर किसी भी टीचर के साथ। मेन है आपको मेहनत करना है और आपको पढ़ाई करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी एकेडमी आपके लिए एक नया कोर्स भी लॉन्च कर रहा है जिसको फाउंडेशन बैच आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बैच आपका फाउंडेशन बैच जून 2024 तक है। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम, 6 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। इन 6 महीनों में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको पर डे लाइव क्लास मिलेगी और प्रैक्टिस सेशन भी पर डे मिलेगा, क्योंकि 9 o'clock जो टाइम है वो आपका फिक्स है प्रैक्टिस सेशन के लिए। डेली आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और भी अनलिमिटेड बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको अनलॉक होंगे अगर आप ये बैच परचेज करते हैं। और साथ ही साथ 25 दिसंबर आ रहा है, तो क्रिसमस डे पे भी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है, तो उसको भी अवेल करना मत भूलिए, ठीक है। चलें, तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, राइट। हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लीजिए। पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर चेक करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर का लेवल क्या है। उसके बाद अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं और नए प्लेटफॉर्म पे ये सर्च करते हैं कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, तो उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उस क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो आपके यूजीसी एकेडमी या यूजीसी नेट को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर यूजीसी नेट के लेवल को मैच नहीं कर रहा है तो वो पढ़ाई आपके लिए निरर्थक होगी, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर चेक करिएगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो कहीं ना कहीं आया हुआ है या फिर वो उस लेवल का क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम को क्रैक करा सकता है, या फिर बेसिक लेवल क्वेश्चन है। क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। टफ नहीं बोलूँगी, ट्रिकी बोलूँगी, क्योंकि टॉपिक सेम है। उन्हीं टॉपिक से अब क्या हो रहा है कि जैसे इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर का, तो उसका कोई क्वेश्चन उठा के आप लोगों को दे दिया गया, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीसीए का पेपर हुआ या कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर हुआ, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन उनके, वो उठा के आपके यूजीसी एकेडमी के एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये नहीं पता चलेगा कि पेपर आपका कहाँ से बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहेंगे तभी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जामिनर की लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या हो सकती है, ठीक है। चलें, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको आज यही बताऊंगी, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्वेश्चन आपका, और अगर एक क्वेश्चन आपने किया और ये आपको पता है कि कैसे कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों दूसरा ऑप्शन गलत है, तभी आप आगे के सारे क्वेश्चन, जैसे 2-3 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो चौथा, पांचवा, छठवां आपका बहुत आसान लगने लगेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। नाउ पहला स्टेटमेंट है, कैश मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो कैश मेमोरी है, जिसको द्रुतका स्मृति बोल दिया गया, कैश मेमोरी एक लोपशील स्मृति है और
यादृच्छिक अभिगम स्मृति जिसको बोलते हैं रैम से कहीं धीमा है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आज आप सुन लें कि कैश मेमोरी हमेशा रैम से क्या होती है, फास्ट। कई रीज़न है। पहली बात ये सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है और रैम के बाद बनाई गई है ये, तो रैम। और दूसरी बात रैम से छोटी भी होती है। ये आपका सीपीयू है, ये आपकी कैश है और ये है आपकी रैम। रैम किससे इंटरेक्ट करती है, सेकेंडरी स्टोरेज। पहले क्या था, कैश का कॉन्सेप्ट नहीं था, सेकेंड जनरेशन तक कैश नहीं थी, थर्ड जनरेशन में आपका कैश का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, राइट। तो सेकेंडरी जो आपकी हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है, वहां से डेटा कहाँ पे आता है, रैम में। रैम से जिस डेटा को तुरंत प्रोसेस करना है वो कैश में आता है और कैश से कहाँ जाता है, सीपीयू में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो अब सीपीयू से डायरेक्ट कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कैश इंटरेक्ट कर रही है, तो वो फास्टेस्ट ही होगी, राइट। क्योंकि सीपीयू से इंटरेक्ट करने का मतलब है, सीपीयू को कोई काम अलॉट करने का मतलब है वो बहुत फास्ट काम करता है। तो अगर ये मेमोरी फास्ट नहीं होगी तो ये इसकी इफिशिएंसी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग शीलू, सोनाली, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कैश मेमोरी आपकी क्या होती है, फास्ट होती है रेदर देन रैम। दूसरा, सीडी, डीवीडी एंड मैग्नेटिक टेप्स आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस। ये बोल रहे हैं सीडी, डीवीडी और चुंबकीय टेप सभी प्रकाशीय मीडिया युक्तियां हैं। तो अभी कल की क्लास अगर आपने पढ़ी होगी, अगेन मैं बोल रही हूँ कल की, और ये मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है। और कल की क्लास में भी मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जो प्रीवियस ईयर में हमने सॉल्व किए थे। मैं बता रही हूँ 5 या 6 क्लासेस आप करेंगे, 7वीं क्लास आपको बोरिंग लगने लगेगी। रीजन कि आपको लगेगा मैम वही चीजें रिपीट करिए। क्यों? क्योंकि वही चीजें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर क्लास आपको सब आ रहा है और क्लास एक टाइम के बाद लगे कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है, कि ये तो हमें सब आ रहा है, इसका मतलब कि आपने वो पोर्शन पढ़ लिया है। अब आप किसी दूसरे पोर्शन पर फोकस करें, राइट। तो यहाँ पे आपका अगर आपने 2-3 वीडियोस देख ली, जैसे अब ये सीडी डीवीडी कैश मेमोरी और रैम मेमोरी के बारे में भी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, वहां से भी आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। और सीडी डीवीडी भी अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, वहां पे भी मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी स्टोरेज को मैंने 3 भागों में बांटा है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैग्नेटिक में कौन कौन सा है, मैग्नेटिक में आपका आ जाता है मैग्नेटिक टेप, कैसेट्स, वीसीआर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल में कौन कौन आता है, सीडी, डीवीडी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सीडी, डीवीडी और चुंबकीय टेप सभी प्रकाशीय मीडिया है, लेकिन चुंबकीय टेप आपका प्रकाशीय नहीं, चुंबकीय मीडिया है, ठीक है। इस वजह से ये जो है आपका कथन गलत हो जाएगा। बैच की इंफॉर्मेशन विजय जी आपको एडमिन डिपार्टमेंट ही देगा। अभी 25 को आई गेस ऑफर है, अभी आप परचेज करेंगे तो आई गेस 2000 का है, बट अभी 2-4 दिन रुक जाए। 25 का ऑफर है, 25 को वही कोर्स आपको 1499 का मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा ऑफर है, आपको इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली 25 दिसंबर को बैच खरीदते हैं तो वो बैच आपको 1499 का ही पड़ जाएगा, राइट। और बाकी जो ज़्यादा और डिटेल्स चाहिए तो आप एडमिन डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चले, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, गलत हो गए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और ये जो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आपका वर्कशीट से है, या आप कह सकते हैं स्प्रेडशीट से, एक्सेल से है, और एक्सेल के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। जैसे रीजनिंग होती है ना, वैसे ही आपके ये क्वेश्चंस भी होते हैं। मेन अगर आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से की है तो ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बस हाँ, इसके फॉर्मूले और इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से आपको पता होने चाहिए, राइट। चले, तो यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट, निम्नलिखित
कार्यपत्रक पर विचार कीजिए। ये एक शीट दी गई है, मैं आपको एक्सेल शीट में बता दूं कि ये एक्सेल शीट कैसी होती है। इसी तरह से जैसे A B C D E F G H बहुत सारे कॉलम होते हैं जिसको आप पंक्तियां स्तंभ बोल सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी जरूरत है, तो पूरी की पूरी शीट होती है। और ये आपका रो बोलते हैं इसको, रो का मतलब पंक्तियां और A B C D मतलब स्तंभ, ठीक है। नाउ अब ये जो सेल है इसको बोला जाता है सेल। इस सेल का भी एक नाम है, और इस सेल का नाम कहाँ से आता है? इस सेल का नाम आता है, ये है A, ठीक है, और ये है आपका 1। यहां से A लिया और यहां से 1, और इस सेल का नाम हो गया A1। इसी तरह से इस सेल का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो वो हो जाएगा B यहां से, और यहां से 1। इस सेल का कोई नाम पूछेगा तो ऊपर से आपका क्या आ गया B, और यहां से आ गया 3। इसी तरह से हर सेल का आप नाम डिसाइड बता सकते हैं। ऐप पर क्लासेस एक बार एडमिशन हो जाए फिर आपका ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि विद इन अ वीक आपकी ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चले B3। नाउ ये आपका क्या है D, और अगर इस सेल की बात करूं ये हो जाएगा D3। इस सेल का कोई पूछे कि इस सेल का नाम क्या है तो ये हो जाएगा C, और यहां से आपका आ गया 4, C4, राइट। इस तरह से हम सारे सेल, जैसे A1 है ये A2 हो जाएगा, ये A3 A4, इस तरह से हम सारे सेल्स का नाम बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सेल शीट। नाउ जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे ही बनता है कि आपको A1 दे दिया कि A1 और B1 को आपको प्लस करना है, या B1 C1 को प्लस करना है, तो B1 C1 कहाँ देखेंगे? ये है B और ये है 1, तो B1 की वैल्यू ये हो जाएगी, C1 की वैल्यू ये हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर दिया आपने, राइट। नाउ क्या पूछा गया है आपसे, अब इस पे बात करते हैं। Which of the following formula should be entered into the cell D1 so that when it is copied into the cell D2 and D3 it gives the correct value as shown in the range D1 D3? ओके, ये कह रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला, ये आपका डॉलर का साइन है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें कि अगर कोष्ठक D1 में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि उसको नीचे D2 और D3 में भी कॉपी किया जाए तो वो उसी के अनुसार सही वैल्यू या सही आंसर बताएं। देखिए अब यहां पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर रही हूं, यहां पे अगर हम बात करें तो ये सेल कौन सा है? A1, ये है B1। ये मैं सेल इसलिए लिख दे रही हूं कि थोड़ा आपको आसानी पड़े। जैसे हो गया D1, ये आपका है B2, ये है C2, और ये है आपका D2, ये है D3, ये है A2, ये है A3, और ये है B3, और ये है C3। देखो सिंपल, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं और उस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करें कि जो D की वैल्यू है D1 D2 D3 ये 50 50 50 ही है। कहने का मतलब पहले तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे ये 50 आया कैसे, राइट। पहले तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे ये 50 आया कैसे, तो ये रीजनिंग का ही काम है। तो कैसे 50 आ सकता है? अगर आप B और C को गुणा करें तो यहाँ 50 आ सकता है। B और C को आपस में गुणा करें तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? D में B और C को गुणा करके, B1 और C1 को जब हमने गुणा किया तो D1 की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। अब ये कह रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि D2 D3 में भी सेम है, लेकिन अगर मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया B1 गुणे C1, ये फॉर्मूला अगर मैंने ऐसे लिखा और फिर मैंने इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये होगा क्या कि B1 में तो ये C1 और D1 में ये क्या है? D1 बराबर B1 गुणे C1, राइट। तो अब जैसे ही ये इस फॉर्मूले को हम यहाँ और यहाँ कॉपी करेंगे तो अब ये हो जाएगा D2। अब D2 की वैल्यू आएगी ना, तो D2 में वो ऑटोमेटिक लेगा B2 गुणे C2। तो B2 गुणे C2 करो, B2 में तो कुछ है ही नहीं, तो B2 गुणे C2 50 आ ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो गई। तो ये फॉर्मूला तो होगा B1 गुणे C1 से 50 तो आ रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ पे भी 50 आए, यहाँ पे भी 50 आए। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमने सिर्फ ये लिखा B1 और C1 तब तो यहाँ पे
B2C2 ले लेगा, यहाँ B3C3 ले लेगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को फिक्स कर देना है, राइट। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, फिक्स, कि चाहे हम यहाँ पे रहें तो भी ये B1 C1 को गुणा करें, हम यहाँ पे आ जाएं तो भी B1 और C1 को गुणा करेंगे तभी 50 आएगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे तो भी B1 और C1 को गुणा करेंगे तभी 50 आएगा, राइट। तो फिक्स करने का मतलब, पहले तो हम क्या करेंगे, B को फिक्स करेंगे। B को फिक्स करने का मतलब B के पहले हमने क्या लगा दिया, एक डॉलर साइन। अब B फिक्स हो गया। 1 के सामने मान लीजिए मैंने अगर डॉलर साइन नहीं लगाया तो अभी 1 फिक्स नहीं है, सिर्फ B फिक्स है। B फिक्स होने का मतलब अब ये B1 के बाद B2 B3 मतलब इसी रो में रहेगा। मैंने B को फिक्स कर दिया लेकिन मैंने रो फिक्स नहीं की, नंबर फिक्स नहीं किया है, तो ये 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3, तो मुझे नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अब हो गया कि जितनी बार भी करूंगी ये सिर्फ B और 1 ही होगा, मतलब यहाँ पे भी अगर आ जाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे भी लेके आएंगे तो भी ये B1 ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आएंगे तो भी ये B1 ही लेगा। इसी तरह से मुझे C को भी फिक्स कर देना है, C और 1। कुल मिला के हमने D1 के लिए जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला D2 के लिए भी हो जाएगा, वही फॉर्मूला D3 के भी लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने B को भी फिक्स कर दिया कि B को भी नहीं हिलाना है और 1 को भी नहीं, यहाँ पे C को भी फिक्स कर दिया और 1 को भी फिक्स कर दिया। तो अब D1 बराबर भी ये है, अगर मैंने लिखा D1 बराबर ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को अगर हम D2 में भी लगाएंगे, अगर D2 करेंगे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा और D3 करेंगे तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? बिल्कुल आप पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं। और अब जितने भी, मैं फिर से सजेस्ट कर रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ लिया है एक बार थ्योरी, वो प्रैक्टिस सेशन पे ध्यान दें। और 9 बजे की क्लास आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी 9 बजे की क्लास चलती थी और उसमें मैंने 2018 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए हैं। उसको ज़रूर सॉल्व करिए, उसको ज़रूर देखिए, भले आप स्पीड बढ़ा लीजिए उसकी 1.5 1.75 पे देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। कि उस क्वेश्चन देखा, फिर 1 सेकंड के लिए पॉज किया, उसका आंसर दिया, या फिर क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा फास्ट ही पढ़ाया है आपको, आंसर जल्दी बता दिए हैं क्योंकि मुझे वो पेपर सॉल्व करवाना था, राइट। तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से, और फिर आपको ये समझ में आ रहेगा किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को नोट डाउन करें और फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ना है थ्योरी में, राइट। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। नाउ तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा है वो हमें देखना है। तो ये देखिए B1 और C1, यहाँ पे इन्होंने B को भी फिक्स किया, 1 को भी फिक्स किया, C को भी फिक्स किया और 1 को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। किसका रेफरेंस लिया जा रहा है, B और C का। तो D ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट है अ डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम दैट masquerades as a useful application is called। ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का स्वांग रचता है। मतलब स्वांग रचने का मतलब वो ऐसे बिहेव करता है कि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या होता है, एक मालवेयर होता है। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हैं वायरस, स्वॉर्म, ट्रोजन, ये मालवेयर है। फर्मवेयर आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंट होता है, मतलब उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ये तो ऑप्शन में बिल्कुल भी आपका नहीं होना चाहिए। कल की क्लास अगर आपने पढ़ी है तो मैंने बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को आप एक फर्मवेयर बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर फायरवॉल को आप एक फर्मवेयर बोलते हैं, कि वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, राइट। तो फर्मवेयर तो आपका एक मालवेयर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। बचे कौन कौन से ऑप्शन, वायरस, ट्रोजन एंड वॉर्म। अगर इन तीनों की परिभाषा आपको पता होगी तो ऊपर का स्टेटमेंट आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो एक बार देखते हैं वायरस क्या करता है। वायरस अब स्वयं की प्रतियां बनाता है। क्या करता है, स्वयं की प्रतियां बनाता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने के लिए इसको क्या चाहिए, माध्यम।
माध्यम द्वारा, ये क्या करता है, माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है और स्वयं की प्रतियां बनाता है, स्वयं की प्रतियां। अब अगर माध्यम नहीं है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होगा, इसका है ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है स्वयं को, और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए इसको एक किसी माध्यम की जरूरत है। अब जैसे आपकी पेन ड्राइव है, आपकी पेन ड्राइव में वायरस है अगर, तो और उसको आपने अपने सिस्टम पे लगा दिया और आपने पेन ड्राइव नहीं खोली, नहीं खोली का मतलब है कि आपने अपने उस सिस्टम पे उन फाइल्स को नहीं लोड किया है, या उन सिस्टम को उस पेन ड्राइव को उस लैपटॉप पे ओपन नहीं किया, बस आपने लगा दिया। तो अब जो फाइल है वो उसको कोई माध्यम नहीं मिला आपके लैपटॉप पर ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वो आपके लैपटॉप पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन गलती से आपने पेन ड्राइव ओपन की, फिर उस फाइल को आप अपने सिस्टम पर लेके आके कॉपी कर लिया, तब वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया, राइट। अब हम आते हैं वर्म पर। वर्म मतलब होता है कीड़ा, और कीड़े की भी आदत होती है रेंगना, तो वो रेंग कर कहीं भी चला जा सकता है किसी भी माध्यम के बिना, ये बिना माध्यम के स्थानांतरित हो सकता है, बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, राइट। और यह भी क्या करता है, स्वयं की प्रतियां बनाता है, स्वयं की प्रतियां बनाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टैंड अलोन। क्या बोला जाता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी इसको बोला जाता है, किसे, वर्म को। स्टैंड अलोन किस लिए बोला जाता है कि वो अकेले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। मेनली कहाँ पे काम करता है, ये नेटवर्क में काम करता है। कहाँ काम करता है, नेटवर्क में काम करता है। अब मैंने इन दोनों की परिभाषाएं आपको बताई, इसकी और इसकी परिभाषा देख के आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम ट्रोजन की। तो अगर ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर है, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, या एक ऐसा विध्वंसक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम में किसी आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी विश्वसनीय सॉफ्टवेयर के पीछे छिप कर आता है। एक तरह का क्या है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है उसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। तो किसी भी यूजफुल, जैसे मान लीजिए आपने डाउनलोड किया, आप पबजी ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, पबजी एक गेम है, वो आपने डाउनलोड किया, या फिर आपने डाउनलोड किया WPS जो फाइल्स को ओपन करने के लिए, वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है, राइट। और उसको डाउनलोड किया, उसके पीछे एक ट्रोजन भी आपके सिस्टम पे आ गया, और अब उस ट्रोजन का क्या काम है कि आपका डेटा ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। अब आपको पता भी नहीं चल रहा, आपने डाउनलोड किया WPS और साथ ही साथ ट्रोजन की फाइल भी आपके सिस्टम पे, या ट्रोजन प्रोग्राम भी आपके सिस्टम पे आ गया है, राइट। तो ये आपका क्या है, ट्रोजन। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो अनुप्रयोग मतलब उपयोगी अनुप्रयोग या उपयोगी एप्लीकेशन होने का स्वांग रचता है, वो स्पाईवेयर ही कर सकता है, राइट। तो ट्रोजन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग MM खान जी। चले, तो आई होप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब वर्म के बारे में, वायरस के बारे में, ट्रोजन या फर्मवेयर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक बार आपके माइंड में वो थ्योरीज तो आ ही जाएंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर, आप उस पर ध्यान नहीं दें क्योंकि मैंने बीच बीच से क्वेश्चन छाटे हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और दूसरी चीज जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलें, गुड मॉर्निंग अनूप जी।
नाउ, निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स हमें बताने हैं। इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा है कि जो सीपीयू के अंदर होता है या सीपीयू का कंपोनेंट। जैसे हमने बात की थी ना कंप्यूटर के कंपोनेंट, तो कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है या सीपीयू के कितने टाइप्स होते हैं, सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो यहां पर आपसे पूछा गया है। ऐप पर क्लासेस ममता जी आपकी 1 हफ्ते लग जाएगा अभी स्टार्ट होने में, क्योंकि नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है। नया बैच स्टार्ट हुआ है और उसके बाद लगभग 1 जनवरी तक जो भी एडमिशन होंगे, अगर ज़्यादा एडमिशन हो गए, बल्क में एडमिशन होंगे, तब हम 1 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा न्यू स्टूडेंट जब आएंगे तो हम उनके लिए, क्योंकि अभी से अगर हमने स्टार्ट कर दी क्लासेस, जैसे 1 जनवरी से मान लीजिए हमने क्लास स्टार्ट कर दी, हमारे पास सिर्फ 15-20 स्टूडेंट ही हैं। तो जो बाद में, क्योंकि इस बार भी यही हुआ था कि हमने बैच स्टार्ट कर दिया था और बाद में बहुत सारे स्टूडेंट आए थे और फिर हमें लाइव दोबारा पढ़ाना पड़ा था, राइट। तो इस वजह से अभी 1-2 हफ्ते तक आपकी मैक्सिमम 10 दिन तक आपकी ऐप पर क्लासेस नहीं चलेंगी। 10 दिन बाद आपकी ऐप पर क्लासेस चलने लगेंगी, ठीक है। और अभी आपके पास जून तक का टाइम है, तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो पर डे आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। और लाइव क्लास ज़्यादा इंटरैक्टिव होती है, आप अपना डाउट उसी टाइम पे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, लाइव क्लास करने के बाद आप अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। चलो नाउ, तो सीपीयू की अगर बात करें तो बहुत आसानी से सबको पता है कि एएलयू तो उसके अंदर होता ही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट भी आपके सीपीयू के अंदर होती है। आप मुझे बताएं, रजिस्टर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सीपीयू को भी, जैसे सीपीयू को कुछ प्रोसेस करना है, जब अगर मैंने आपसे बोला 2+2 कितना होता है, तो अब 4 आप बताएंगे, लेकिन पहले आपको अपने माइंड में 2+2 रखना पड़ेगा, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो छोटा सा उसी टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शन भी होल्ड करनी पड़ती है। उसके लिए वो क्या करता है, छोटी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर, वो सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। नहीं ममता जी, टाइम नहीं निकाले ज़्यादा का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब सिर्फ एडमिशन नहीं होंगे तो क्लासेस नहीं चलेंगी। अभी 1 हफ्ते देखा जा रहा है, 1 जनवरी के बाद से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। मेरी किसी भी बात का ये मतलब मत निकालिए कि मैंने ये बोल दिया कि ज़्यादा एडमिशन नहीं होंगे तो क्लासेस नहीं चलेंगी। अभी फ़िलहाल जैसे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, बहुत सारे बच्चे रिलैक्स भी हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी ये लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, बट इट में भी उनके मन में कहीं ना कहीं शक है, वो वेट भी कर रहे हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट हो। तो ये सारे रीजंस भी हैं, इस वजह से आपकी क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट होंगी, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये आपको पता है कि ये क्या है, एक बड़ी ड्राइव है, मतलब एक बड़ा स्टोरेज है। बड़ा स्टोरेज मतलब एक, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज सीपीयू के अंदर तो हो ही नहीं सकता, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है वी रैम। रैम आपकी एकदम अलग चीज़ है, और ये कैसे सीपीयू के अंदर हो गई, तो जो सीपीयू के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एएलयू, सीयू एंड प्रोसेसर रजिस्टर, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ए बी सी, आई गेस यही ऑप्शन में है, ए बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 सेट दिए गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ 10 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलें, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नाउ ये पूछा गया है आपका बीसीआर, चिप रीडर, एमआईसीआर, ओसीआर, तो जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं वो क्या है, इनपुट मेथड। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इनपुट आउटपुट से पूछा गया है। सारे कंपोनेंट कैसे हैं, इनपुट हैं। अब आपको बताना है इनकी वर्किंग क्या है। जब भी मैं इनपुट आउटपुट पढ़ाती हूँ, इसी वजह से मैं कम से कम आपको 16-17 डिवाइसेस, जितनी भी पॉसिबल डिवाइसेस है सारी बता देती हूँ, और सारी उनकी वर्किंग भी बता देती हूँ, कि इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाए। इसीलिए मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने वो 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 1 घंटे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना ज़रूरी है। और ये आप कह सकते हैं रिसर्च भी है
कि अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो उस 1 घंटे में मैक्सिमम 20 मिनट हम पढ़ते हैं, बाकी के 40 मिनट हमारा माइंड कहाँ होता है हमें भी नहीं पता, राइट। क्योंकि अगर आप 1 घंटे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लेंगे तो आपको ब्रेक लेने की जरूरत पड़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलें, तो BCR, चिप रीडर, MICR और OCR ये है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? किसी मुद्रित प्रलेख से शब्द निवेश, मैं आपको बस ऐसे बता दे रही हूँ। बारकोड रीडर का क्या काम होता है? बारकोड रीडर, अगर कोई आप कह सकते हैं मॉल में देखा होगा आपने, या कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपने देखा है किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन किया जाता है। बारकोड स्कैन करने का मतलब उस बारकोड की सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपकी लैपटॉप पर आ जाएंगी। तो उस बारकोड का क्या काम है? उसने स्कैन करके दे दिया, अब देखने के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस। अब कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा? बैंक, चेक नहीं। बैंक कार्ड में इसका इस्तेमाल होता है, नहीं। POS, पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं, POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, राइट। या विक्रय बिंदु पर उत्पाद के बारे में डेटा निवेश करने हेतु। तो बारकोड रीडर का काम क्या है? POS में जो भी डेटा डिटेल्स है उसको डालने के लिए हम बारकोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, चिप रीडर। चिप रीडर क्या है आपका? चिप रीडर आपका एक चिप है, उसको रीड करना है। अब वो चाहे आपके बैंक कार्ड का चिप हो, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड का चिप हो, या फिर किसी, आप मान लीजिए DL ड्राइविंग लाइसेंस में कोई चिप लगा है, उसको रीड करना है। तो यहाँ पे किसी बैंक कार्ड से डेटा निवेश करने के लिए अगर आप ATM में अपना कार्ड डालते हैं तो वो जो छोटी सी चिप लगी होती है वहीं से आपका डेटा पूरा देखा जाता है, राइट। तो बैंक कार्ड से डेटा निवेश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चिप रीडर का। तो इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बैंक के चेक से आंकड़ा, बैंक के चेक में आपने देखा होगा, ये मान लीजिए चेक या ड्राफ्ट है, तो यहाँ पे क्रॉस पट्टियां होती हैं, राइट। ये जो क्रॉस है ये भी मीनिंगफुल है, और ये जो क्रॉस है ये भी कुछ लिखा हुआ है। किस इंक से लिखा है? मैग्नेटिक इंक से लिखा है। अब इसको पढ़ने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब होता है कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेनली यूज होता है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री या प्रिंटिंग प्रेस, या जहां पे भी आपको हैंड राइटिंग को कन्वर्ट करना है, किसमें? एडिटेबल फाइल में। कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, एक स्टोरी आपने लिख दी, अब आप इसको क्या करना है? आपको प्रिंट करवाना है। तो 2 ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा एक टाइप किया जाए, या फिर अब आपके पास एक डिवाइस है OCR के नाम से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बस उस डिवाइस को आप उस कैरेक्टर्स पे रखिए और वो सारे कैरेक्टर्स रीड करके आपको कन्वर्ट करके फाइल दे देगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा गूगल लेंस। गूगल लेंस क्या काम करता है? गूगल लेंस में जब आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, राइट, कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको आप कॉपी करते हैं, तो सोचिए वो एडिटेबल फाइल नहीं होती, वो एक इमेज है। उस इमेज के टेक्स्ट को कॉपी करके वो आपको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके दे देता है। अगर आपने नहीं यूज़ किया तो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता है इससे काम करना, ठीक है। चले, तो OCR का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखने में तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला, जब ये 3 हो गए तो फर्स्ट ही होगा, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि OCR का क्या काम है मेन। मान लीजिए ऊपर वाले ऑप्शन टफ आ गए तो OCR तो समझ में आ ही जाएगा ना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। हमेशा कहती हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है वो इतना सॉलिड पढ़ना है कि उसको कभी भी कोई डिगा नहीं सके। नेक्स्ट, स्पैम। एक तो स्पैम के बारे में स्टेटमेंट है और दूसरा है फिशिंग के बारे में। देखिए क्या सही है क्या गलत है। स्पैम विश्वसनीय, सत्य का भय बनाक, दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील सूचना प्राप्त करने का एक प्रयास है। ये बोल रहे हैं स्पैम इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर मलिशियस रीजन बाय मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। तो यहाँ पे स्पैम अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता देंगे कि स्पैम का मतलब होता है कि कोई भी
मैसेज बार बार, अनचाहे मैसेजेस बार बार आपके पास आना। स्पैम मतलब कि अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आपको सेंड करना, राइट। तो चाहे वो ईमेल्स हों, चाहे वो आपके फ़ोन कॉल्स हों, क्योंकि स्पैम फ़ोन कॉल्स भी आ गई हैं, चाहे वो आपके स्पैम मैसेजेस हों, राइट। पहले जो स्पैमिंग वर्ड था ये इतना गलत नहीं था। सी, स्पैम जो है वो यूज़ किया जाता है एडवर्टाइज करने के लिए, राइट। कोई कंपनी है, उसने वो एक बिजनेस कर रही है, अब वो अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएगी, कोई ऑफर अगर हो रहा है तो वो लोगों तक पहुंचाएगी। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा, इतनी सारी कंपनीज खुल चुकी हैं, इतने सारे ऑफर्स आ चुके हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हर 5 मिनट पे आपके पास एक ऐसा मैसेज आता है जो आपके किसी काम का नहीं होता। या ईमेल्स में ही आप देखिए तो ईमेल में इतने सारे ईमेल आए होते हैं सिर्फ प्रमोशन के और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के, राइट। कि क्रेडिट कार्ड का आ रहा है, या आपके पास यहाँ फ्लैट 50% या अप टू 50% छूट चल रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आते हैं, राइट। तो आप कई बार नहीं चाहते कि इस तरह के मैसेजेस आपके पास आए, तो वो उसी के लिए बनाया गया है आपका स्पैम। इन्हीं को आप बोलते हैं स्पैम। ऐसे मैसेजेस जो आप नहीं चाहते हैं, अनायाचित मैसेजेस या अनचाहे मैसेजेस आपके क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। तो पहले स्पैम फ्रॉड के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया था, ये गुड पर्पस के लिए, बट अब देखें स्पैम से फ्रॉड भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्पैम की डेफिनेशन। तो क्या मैच कर रही है? बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल ऑफ आइडेंटिकल मैसेजेस सेंट टू न्यूमरस रिसिपिएंट। या फिशिंग असंख्य प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए अयाचित एक जैसे संदेशों की ढेर सारी ईमेल का प्रकार है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा है ये स्पैम की डेफिनेशन हो सकती है, राइट। फिशिंग का क्या मतलब है? फिशिंग का मतलब है कि आप एक विश्वसनीय संस्था बनके या विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन बनके उसके बाद आप कॉल करें और या ईमेल भेजें और उसके बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद फ्रॉड कर दें, राइट। तो ये आपको नहीं लग रहा कि फिशिंग की डेफिनेशन ये होनी चाहिए और स्पैम की डेफिनेशन ये होनी चाहिए? तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिंपल फिशिंग, स्पैम की जगह फिशिंग वर्ड लिख दिया और फिशिंग की वजह से स्पैम वर्ड लिख दिया। इसकी वजह से ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ना, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिधीय उपकरणों में से कौन से केवल इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो अगर हम हेडफोन की बात करें, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन और प्रोजेक्टर। तो देखें, प्रोजेक्टर तो जैसे ही आप देखेंगे आपको पता है प्रोजेक्टर का काम होता है कि किसी भी स्क्रीन को बड़ा करना है, तो वो आपको एक आउटपुट दे रहा है। जब भी आप प्रोजेक्टर लगाएंगे वो आपको आउटपुट देगा, स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर आपका एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको हम OMR बोलते हैं, जो कि OMR शीट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। अगर हम हेडफोन की बात करें तो हेडफोन आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है, क्योंकि हेडफोन में माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है। जब माइक का इस्तेमाल करते हैं तो एज अ इनपुट डिवाइस, और जब स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो एज अ आउटपुट डिवाइस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि इन्होंने इसको यहाँ पे एज अ इनपुट रखा है या एज अ आउटपुट रखा है। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए BCD तो कंफर्म है, BC एंड D, BCD कंफर्म है। क्या किसी भी ऑप्शन में आपका ऐसा है ABCD, राइट? BCD तो कंफर्म है, राइट, लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पे ABCD आ रहा हो, राइट। जैसे यहाँ पे ABC है लेकिन D ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, तो ये वाला इस वजह से गलत हो जाएगा। ये वाले तो ऑटोमेटिक आपके गलत हैं ही, क्योंकि E प्रोजेक्टर है, E तो होना ही नहीं चाहिए। तो जो सूटेबल ऑप्शन है वो कौन सा है? A। क्यों? क्योंकि हेडफोन आपका क्या है? एक इनपुट एंड आउटपुट। हेडफोन इनपुट एंड आउटपुट दोनों है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये और ये नहीं होगा, B, C एंड D ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलो
नेक्स्ट है नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट वाइज एंड असर्शन रीजन। सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपसे मल्टीपल चीजें पूछ ली जाती हैं। वो वन लाइनर क्वेश्चन यूजीसी नेट ने एकदम पूछना बंद कर दिया। कम्युनिकेशन में कभी कभी पूछता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी भी सब्जेक्ट में वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता भी है। चले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दो लिस्ट दी हैं, कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट है और उनकी परिभाषाएं। स्पाईवेयर, फायरवॉल, ब्लूटूथ और सेवा से वंचित करना का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो स्पाईवेयर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा मालवेयर जो कि जासूसी करने के लिए बनाया गया है। अब आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? तो लघु दूरियों नहीं, ये आपका आगे बताती हूँ मैं आपको। पहले हम स्पाईवेयर का सर्च करें कि स्पाईवेयर का कौन सा हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर कार्यकलापों की सूचना प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है, राइट। बिना आपके कंसेंट की जो आपकी इंफॉर्मेशन को लेना क्या है? जासूसी है। जो जासूस है वही तो आपको पता भी नहीं चलता और आपकी जासूसी करता है, स्पाई करता है। तो स्पाईवेयर भी बिना आपके कंसेंट के आपके कंप्यूटर के डेटा को क्या करता है? चुराता है, क्योंकि बिना आपके कंसेंट के वो चुराना ही माना जाएगा। तो स्पाईवेयर हो जाएगा 2। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा मालवेयर। मालवेयर भी आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही होता है। और सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर कार्यकलापों की सूचना प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। चलिए अब आते हैं फायरवॉल। फायरवॉल आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, मतलब हार्डवेयर फायरवॉल भी होता है और सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होता है। और फायरवॉल का काम है आपके सिस्टम पर आ रहे अनाधिकृत हमलों को रोकना, अनऑथराइज्ड अटैक को रोकना। दो चीजें हैं, एक होता है आपका फायरवॉल और एक होता है आपका एंटीवायरस। फायरवॉल का काम है, ये गेट कीपर की तरह काम करता है नेटवर्क में, यहीं पे लगा हुआ है, राइट। आपके सिस्टम पे भी लगा है और मान लीजिए यहाँ पे लगा है। जो भी आपके सिस्टम पे ट्रैफिक आ रहा है उसको पहले चेक करता है कि ये लीगल ट्रैफिक है या नहीं। ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भी गलत या कोई भी वायरस, क्योंकि डायरेक्ट भी बहुत सारे वायरस आते हैं, डायरेक्ट भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो उन सबको, जैसे आजकल आपने देखा ना कि स्पैम फोल्डर बना हुआ है ईमेल पे, या हर फोन कॉल्स आती है उसमें पहले ही स्पैम लिख उठता है, तो आपको पता है कि ये स्पैम कॉल है, ये फेक कॉल है, राइट। उसी तरह से फायरवॉल भी ये आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे कुछ लोगों ने बोल दिया कि ये स्पैम है या ये फ्रॉड है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नेटवर्क आपका क्या है? फ्रॉड है या अनऑथराइज्ड है, तो उसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, सिस्टम पे आने ही नहीं देगा, राइट। अब यहीं से पहली बात तो एक तरह से ब्लॉक हो गया कि आपके जो स्पाईवेयर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो नहीं आ पाएंगे सिस्टम में। बट स्टिल कुछ चीजें जो छुप कर, कुछ वायरस जो छुप कर आपके सिस्टम में आ जाते हैं, ये क्या था? फायरवॉल। जो चीजें छुप कर आपके सिस्टम में आ जाती हैं उनको कौन भगाता है? एंटीवायरस। कौन भगाता है? एंटीवायरस। मान लीजिए कुछ वायरसेस हैं जिनको नहीं पकड़ पाया फायरवॉल, वो आपके सिस्टम में आ गए और उनको कौन भगाने का काम करेगा? एंटीवायरस, राइट। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों तरह से होता है और सिस्टम में जो भी अनऑथराइज्ड अटैक्स हैं या जो भी डेटा है उनको नियंत्रित करता है। मतलब डेटा आपके सिस्टम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसे एक नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो डेटा के प्रविष्ट या प्रविष्ट हो सकने को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सी की बात करें, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ छोटी दूरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। जब नेटवर्क पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उसमें ब्लूटूथ और वाईफाई आता है। ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। छोटी रेंज में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ब्लूटूथ। तो लघु दूरियों पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेतार प्रौद्योगिकी, वायरलेस प्रौद्योगिकी, जो कि सभी लोगों ने इस्तेमाल की होगी कभी ना कभी, ब्लूटूथ। नेक्स्ट है आपका डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? कई बार होता है ना, अच्छा ये आपने किया होगा,
डिनाइल ऑफ सर्विस का रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ना बात कर रहे हैं आपस में और हम नहीं चाहते सामने वाले की बात सुनना, या तीसरा पर्सन नहीं चाहता कि ये दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर पाए, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा नॉइस क्रिएट कर देगा, राइट, चिल्लाना शुरू कर देगा या फिर कुछ पटक दिया या कुछ कर दिया। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जब कम्युनिकेशन में बाधा आती है और उस बाधा का कारण क्या है कि आप किसी को रोक रहे हैं कि मत चिल्लाओ, प्लीज मत बोलो या मत चलाओ इसको, बट स्टिल वो काम बार बार करता जा रहा है, राइट। तो अब जो कम्युनिकेशन है वो आपका स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। वही सेम चीज होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, कि आपके नेटवर्क में इतना ज्यादा अनायास का ट्रैफिक क्रिएट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, राइट, अब कोई चाहता है कि वो वेबसाइट ना खुले, तो वो उसके रास्ते में इतना ज़्यादा अनायास ट्रैफिक क्रिएट कर देगा। अनायास ट्रैफिक मतलब उसके लिए वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देगा कि मुझे भी, जैसे होता नहीं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो वो जब बहुत सारी रिक्वेस्ट उसके पास आ जाएंगी तो वो सारी रिक्वेस्ट को क्या करेगा कि नहीं, हमारे पास स्पेस नहीं है, अभी हम नहीं ओपन हो सकते, तो वो डिनाई करने लगते हैं, राइट। कई बार आपने देखा होगा ना, एक वेबसाइट बहुत देर में खुल रही है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि एक तो नेट स्लो है और दूसरा डिनाइल ऑफ सर्विस, कि उस वेबसाइट, उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जानबूझकर इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया गया कि वो बेचारा हैंडल ही नहीं कर पा रहा है और वो डिनाइल ऑफ सर्विस मोड पे चला गया है कि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, अभी हम नहीं ओपन हो सकते या अभी हम बिजी हैं। तो कई बार इस चक्कर में जो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं उनको, उनके लिए भी ये ओपन नहीं होता, उनके लिए भी वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाता। इसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, राइट। तो सेवा से वंचित करना, कोई भी वेबसाइट तो किसी नेटवर्क पर हमला करके जिसमें व्यर्थ के यातायात का अपलावन या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर देना, ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस ये हो गया डी का 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये सारे क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों को, जितने भी नए लोग हैं प्लीज ध्यान दें कि जितने भी क्वेश्चन है मैं इतना डिटेल में आप लोगों को सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चंस आपने इतने डिटेल में कर लिया तो आने वाले क्वेश्चंस, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम में जब आपने किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ा होता है तो वही आपके एग्जाम में आपके टाइम पे याद आएगा। अदरवाइज आपने एक बार पढ़ के, जैसे नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं, एक बार पढ़ने के बाद हम दोबारा नहीं पढ़ते, उससे क्या होता है कि उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम टाइम पे कि आप आधी चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए मेरे सर ने मुझसे ये बोला था कि जो चीज़ें खून में होती हैं वही उस टाइम पे निकलती हैं, अदरवाइज जो आप कितना पढ़ा है आपने फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस कितनी की है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। चलें नाउ नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है, कुछ आपकी टेक्नोलॉजी के टर्म्स हैं और फिर उनकी डेफिनेशन है, जैसे जीपीएस, इंटरनेट और ब्लूटूथ। तो लघु दूरियों पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक आपका क्या हो सकता है? ब्लूटूथ ही हो सकता है। तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो वेब पेजेस भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल जीपीएस, और ये क्या, एक रेडियो दिक्चालन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सही अव्यवस्थिति निर्धारित करने की अनुमति देता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है। तो वेब पेजेस भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल आपका क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हो गया बी का 2। सदस्यों को उपलब्ध एक निजी नेटवर्क या वेबसाइट, नहीं। नेक्स्ट है आपका जीपीएस। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो एक रेडियो दिक्चालन प्रणाली जो उपयोगकर्ता को उनकी सही, जीपीएस सभी को पता है ना, जीपीएस सिस्टम क्या होता है, आपको आपकी लोकेशन बताता है, तो उपयोगकर्ता को उनकी सही अव्यवस्थिति निर्धारित करने की अनुमति कौन देता है? आपका जीपीएस। तो ए का हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड, फर्स्ट। अच्छा, इस ओके, जस्ट होल्ड अ सेकेंड।
यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी है HT। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल ही सिंपल इंटरनेट रखिए, तो ये है HTTP। HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके लिए ये सेकेंड ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। ये मैंने देखा ही नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे HTTP के लिए बेस्ट है आपका, क्योंकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है। और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, इसका मतलब जो भी वेबसाइट है उसके वेब पेजेस आते हैं आपके सिस्टम पे, उनको किस तरह से उस रखना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो पूरा का पूरा काम किसका है, HTTP का। तो डी का हो जाएगा सेकंड, ब्लूटूथ का हो जाएगा फर्स्ट। इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इंट्रानेट, राइट। ये इंटरनेट की जगह होना चाहिए इंट्रानेट, क्योंकि इंटरनेट अगर आप करेंगे तो ये आपका सही नहीं होगा। केवल किसी संगठन के सदस्यों बोल सकते, सॉरी, केवल किसी संगठन के सदस्यों को उपलब्ध एक निजी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क या वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, इंट्रानेट होती है, ना कि इंटरनेट, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप इंटरनेट लिख सकते, इंट्रानेट लिख सकते हैं। GPS आपको पता ही है, ब्लूटूथ भी आपको पता है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन, जब हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सारी लेयर्स बता दूंगी। टोटल TCP/IP में 4 लेयर्स हैं, और किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि आपकी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। और क्या काम करता है, ये वेब पेजेस को भेजने और प्राप्त करने को प्राप्त करके मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। चले तो, और इंटरनेट आपका एक प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, इसका हो जाएगा फोर्थ। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट, अगेन मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर साल पूछे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल पूछे गए या 2023 में ही पूछे गए। हर साल मेमोरी से, अगर आप जितने भी लोगों ने पेपर दिया होगा सबको एक क्वेश्चन तो जरूर मेमोरी से मिला होगा, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं सब एक क्वेश्चन मेमोरी से जरूर आया है हर पेपर में। और कुछ टर्म उसमें भी तो मैंने देखा है 2-2 क्वेश्चन आए हैं। रैम के बारे में भी पूछ लिया है आपसे, रोम के बारे में भी, मतलब 2-2 क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं मेमोरी से। मेमोरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसे हमें अरेंज करना है तीव्रतम से मंद गति के क्रम में, कौन सा सबसे ज़्यादा तेज चलता है और कौन सा सबसे ज़्यादा स्लो चलता है। तीव्रतम से मंद गति के क्रम में हमें इसको अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। देखें, कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर, CD रोम, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक होता है हार्ड डिस्क और एक होता है एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, लेकिन जब भी हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं हम एक तरह से अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एक इंटरनल ड्राइव है। इंटरनल ड्राइव का मतलब होता है कि आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई ड्राइव। एक्सटर्नल ड्राइव का मतलब होता है जब आप बाहर से लगाते हैं, जैसे CD हो गई, पेन ड्राइव हो गई, तो ये चीज़ें हम बाहर से लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई चीज़ आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी रेदर देन कि आप कोई चीज़ बाहर से लगा रहे हैं, राइट। तो अगर हार्ड डिस्क और CD की बात करें तो स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि CD आपकी एक्सटर्नल ड्राइव है बाहर से, क्योंकि उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज, पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, CD है, बाहर से लगी है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा। और हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क आपके सिस्टम के अंदर ही है, तो डेटा ट्रांसफर जो है वो थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो अब आपको पता है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, CPU के अंदर होते हैं रजिस्टर, और रजिस्टर ही सबसे छोटे होते हैं। मतलब स्मृति की जो बेसिक इकाई है, मूल इकाई है, वो क्या है, रजिस्टर। मतलब रजिस्टर से मिलकर ही आपके क्या बनती है, मेमोरी बनती है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, मंद गति, तीव्रतम से मंद गति लिखना है ना, तो सबसे छोटा हो गया आपका रजिस्टर। रजिस्टर के बाद, रजिस्टर किसके अंदर होते हैं, CPU के अंदर। रजिस्टर CPU से कौन डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। कौन इंटरेक्ट करता है, आपकी कैश मेमोरी, तो उससे तेज हो गई कैश मेमोरी। उसके बाद कैश मेमोरी को डेटा कौन देता है, मेन मेमोरी। इसको डेटा कौन देता है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी डेटा कहाँ से लेती है, हार्ड डिस्क से लेती है। और मान लीजिए आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपने CD से उस डेटा को लिया है, तो CD की स्पीड सबसे कम होगी, CD
रोम, ये आ जाएगी आपकी 5th नंबर पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी सबसे पहले आएगा, डी आ रहा है, तीव्रतम से मंद गति के क्रम में लिखना है ना, तो डी सबसे पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर आपका बी आएगा, एंड देन ए, एंड देन सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका। अब यहां पे आप देखें, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला और ये वाला, बस ए बी का डिफरेंस है। अगर ये आपको समझ में आ गया कि कैश बड़ा है, सॉरी हार्ड डिस्क तेज है या आपकी मेन मेमोरी तेज है, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और आई गेस इसमें अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं जितनी बार भी ये क्वेश्चन बताऊंगी सबको बोरिंग ही लगेगा कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएं, क्योंकि ये अब हमें आता है। तो ये बहुत, जब भी क्वेश्चन इस वजह से बोरिंग लगे कि अरे मैम आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रही हैं, ये हमें आता है, इट मीन्स कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, आप देखते ही कर लेंगे, तो शाबाशी दे सकते हैं खुद को। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइल फॉर्मेट से, टॉपिक है आपका फाइल फॉर्मेट, और क्वेश्चन है वीडियो, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ एंड स्प्रेडशीट। नाउ वीडियो फाइल फॉर्मेट क्या हो सकता है? पॉडकास्ट, फोटोग्राफ एंड स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे हमें इससे देखना है, तो कोई भी इमेज की अगर हम बात करें या फोटोग्राफ की बात करें तो जेपीजी या जेपीईजी ही दिमाग में आता है सबसे पहले, और यहाँ पे यही दिया भी हुआ है। तो अगर फोटोग्राफ की बात कर दी हमने तो ये हो गया 2। और कल की क्लास अगर आपने पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया है स्प्रेडशीट का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, XLSX या XLS। ठीक है, कल की क्लास पढ़ी होगी तो ये क्लास कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये होता होगा, ये लग रहा होगा कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ा दी, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और ये बेस्ट चीज़ हो जाती है जब ये लगने लगे। हमेशा मैं बोलती हूँ, कई बार क्लास सिर्फ इस वजह से भी बोरिंग लगती है क्योंकि आपको समझ में चीज़ें आ रही होती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, आप उस क्लास को बाद में देखें, इसीलिए प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। आप जो 9 से 10 मैंने पहले प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं 2018 से 2023 तक के, उन क्लासेस को भी आप विजिट कर सकते हैं, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे ICT एंड कम्युनिकेशन के, दूसरा प्रैक्टिस करने में आपको ये समझ में आ जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठो कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो, बाकी टॉपिक्स तो आपको समझ में आ ही गए हैं, राइट। चलो, तो स्प्रेडशीट का क्या हो जाएगा आपका 1। पॉडकास्ट मतलब होता है गानों का कलेक्शन, टाइम पर या एक ड्यूरेशन, जैसे 15 दिन 20 दिन पे आपने क्या किया है, गानों का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और उस 15-20 दिन में के ड्यूरेशन पे, जैसे कई आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मैं अपने मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरे पास हर 15 दिन पे एक चंपक और एक बालहंस आती थी, क्योंकि मुझे स्टोरीज पढ़ने का शौक था। उस टाइम पे मोबाइल होते नहीं थे, स्टोरीज पढ़ने का शौक था, तो हमने क्या किया था, चंपक और बालहंस का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, और वो हर 15 दिन पे हमें दी जाती थी। तो सेम पॉडकास्ट भी यहाँ पे वैसा ही है कि 15 दिन पे या 10 दिन पे या एक हफ्ते के, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आपको उन गानों का, जैसे जो भी सिंगर है या उसने कहीं लाइव परफॉर्म किया है या कोई कोक स्टूडियो है उसका, या अनप्लग्ड उसका कोई म्यूजिक है, तो वो सारे सब्सक्रिप्शन आपको, या वो सारे गाने जो हैं उसके वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं पॉडकास्ट का, तो अब जैसे ही गानों के कलेक्शन की बात आती है तो MP3 ही दिमाग में आता है, राइट। तो बी का क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है वीडियो आपको पता है MP4, MP3 अगर गानों का है तो MP4 आपका क्या हो जाएगा, मीडिया प्लेयर वर्जन 3 बोलते हैं इसको, और मीडिया प्लेयर वर्जन 4 बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका हो जाएगा 3, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ अब एक चीज और, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा, आप सिंपल ये समझ में आ रहा है कि फोटोग्राफ का तो JPG होता ही है, तो सी का क्या होना चाहिए 2। सी का 2 यहाँ पर नहीं है, सी का 2 कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। अब डी देखो, स्प्रेडशीट अभी थोड़ी देर पहले, मान लीजिए स्प्रेडशीट आपको नहीं पता तो वीडियो ए तो पता ही है कि ए का क्या होना चाहिए, आपका ए का 4 होना चाहिए, राइट। ए का क्या होना चाहिए 4, सॉरी ए का 3 होना चाहिए, तो अब ए का क्या है 1, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें भी अगर आपको पता है तो भी आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।
गुड मॉर्निंग सृजन जी। चलें इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 119, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर पे फोकस नहीं करें क्योंकि मैंने बीच बीच से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इस साल बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जो टॉपिक वही टॉपिक मैंने उठाए हैं। ठीक है, चले। तो एक शीट है, स्प्रेडशीट, निम्नलिखित ये आपको मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करते हैं। राइट, लंच कॉस्ट इतनी है, डिनर कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट आपकी इतनी है। आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, बस यही शायद बताना है। इन द फॉलोइंग स्प्रेडशीट विच ऑफ द फॉर्मूला बिलो वुड बी बेस्ट फॉर सेल C2, नोट दैट द फॉर्मूला मस्ट बी एबल टू बी कॉपीड डाउन फ्रॉम C2 टू बोथ C3 एंड C4। देखें ये C2, ये बोल रहे हैं C2 में कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है। पहले तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला C2 में लगाया गया है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि C2 में कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है तो उसको आप नीचे C3 और C4 में भी सेम फॉर्मूला कॉपी कर दो, जिससे कि इनका आंसर ये आ जाए। राइट, सेम फॉर्मूला हमें कॉपी करना है जिससे कि जो आंसर है वो ये और ये आ जाए। आई गेस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पूरा आपको कैंसिल करना है। हाँ हाँ ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है बॉटनी। ये प्लीज आप एडमिन डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछ लीजिए क्योंकि आई गेस सर पढ़ाते हैं, बॉटनी के सर हिंदी में ही पढ़ाते हैं। एक बार प्लीज आप जयकिशन जी पूछ लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट को, क्योंकि मुझे इतना नहीं आइडिया है। चले, तो यहाँ पे है लंच की कॉस्ट कितनी है आपकी 15, डिनर का कॉस्ट है 27। तो एक बार हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा। ये प्लस ही है, देखें जो ऑप्शन दिए गए वो प्लस, इसका मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 15 और 27 को जोड़िए, क्या 42 आता है? बिल्कुल, क्या आएगा 42। अब 15 और 27 को जोड़ने पर 42। अब क्या 23 और 35 को जोड़ने पर 58 आ रहा है 58, बिल्कुल। 10 और 35 को जोड़ने पे 45 आ रहा है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब अगर आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि A1 और B1, A1 प्लस B1, हमने क्या किया, A1 और B1 को जब जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी A2, क्योंकि A1 में तो ये सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, ये वाला जो ये सेल है ये A2 है, ये B2 है। तो A2 और B2 को जब हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। राइट, अब यही फॉर्मूला हमें आगे लगाना है, इसके लिए भी इसके लिए भी। लेकिन जैसे ही हम, अगर मैंने इनमें से किसी को फिक्स नहीं किया, यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने A को फिक्स नहीं किया, जैसे यहां पे मैंने ये क्या है A2 और B2, तो पहली बार में तो ये क्या करता है A2 और B2 लेगा। दूसरी बार में जैसे ही अगर मैंने इसको बिना फिक्स किए यही फॉर्मूला कर दिया तो ये A की जगह क्या ले लेगा, B, और B की जगह पे क्या लेगा, C, और 2 की जगह पे 3, और ये भी 3। राइट, तो ये दोनों ही चीजें आगे आगे बढ़ेंगी। तो हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है कि हमें A2 के बाद A3 चाहिए, A3 के बाद A4 चाहिए। तो हमने क्या किया, A तो हमें हर बार चाहिए ही चाहिए, इसलिए A को हमने कर दिया फिक्स। राइट, A हो गया आपका स्टैटिक। अब 2 को हमें 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ाना है, तो 2 में हमने कोई भी डॉलर साइन नहीं लगाया, तो अब क्या होगा, 2 के बाद 3 भी आएगा, 3 के बाद 4 भी आएगा। यहां पे भी हमें B तो चाहिए ही चाहिए हर बार, और उसके साथ चाहिए 3, क्योंकि यहां पे है A2 और B2 को जोड़ने पे क्या आया है, C2। अब A वाले कॉलम में ही नीचे जाओ, A3 और B3 को जोड़ने पे क्या आया है, C3। अब इसी वाले कॉलम में नीचे जाओ, A4 और B4 को जोड़ने में आया है 45 या 45। अब एक चीज देखें, अब एक चीज देखें कि यहां पे A को मैंने किया है फिक्स। क्यों किया है, क्योंकि मुझे A2 के बाद A3 चाहिए, A3 के बाद A4 चाहिए, मतलब A तो चाहिए ही चाहिए। और इसको मैंने फिक्स नहीं किया क्योंकि 2 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए। अब अगर यहाँ पे ये 42 है और यहाँ पे भी 42 ही आता और यहाँ पे भी 42 ही आता आंसर में, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो अब हमने 2 को भी फिक्स कर देना था। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर 42 नहीं आएगा, इसको जोड़ने पर भी 42 नहीं आएगा, सिर्फ ये और ये जोड़ने पर ही 42 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे अगर C3 में भी जाएंगे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, C4 में जाएंगे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि आंसर हमें 42 चाहिए।
लेकिन अभी के लिए जो हमें चाहिए वो हमारा आंसर है ये वाला, दिस वन, $A2 प्लस $B2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जय किशन जी, मैंने बता दिया आपको कि बॉटनी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, सर पढ़ाते हैं बॉटनी और आई गेस हिंदी में ही पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना फ़ोन उठाएं और थोड़ा सा कष्ट करके एडमिन डिपार्टमेंट में कॉल कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो सटीक जानकारी देंगे। ठीक है? और एक तरह से आई रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी टीचर को दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है तो आप कोशिश क्या करें कि एडमिन डिपार्टमेंट से पूछ लें, वो ज़्यादा। अब जैसे यूजीसी नेट में आप मुझसे पूछेंगे कि शिवम सर की क्लासेस कब हैं या सूर्यांक सर की क्लासेस कब हैं, तब मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरे बैचमेट्स हैं, हम सब एक टीम हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता है। लेकिन आप मुझसे पूछें बॉटनी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, तो वो साहब मुझे आइडिया भी नहीं उनकी क्लासेस कितने बजे होती हैं। ठीक है? और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये सारे टीचर्स के साथ है, तो आप प्लीज़ एडमिन डिपार्टमेंट में कॉल कर लें। ठीक है? चलें, आई गेस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम कल के लिए रखते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज अ होमवर्क आप ले सकते हैं कि कल की क्लास जब स्टार्ट होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ये 2 सेट अगेन दिए गए हैं। अब सोचिए कि है क्वेश्चन नंबर सिस्टम और मेमोरी यूनिट का, लेकिन ये भी सेट वाइज आपको दिया गया है, सेट 1 और सेट 2 करके। तो अब आपको बताना है किस सेट में किस सेट का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करिए, कल की क्लास में मैं आपको इसका डिटेल आंसर बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम क्वेश्चन आंसर सीरीज ही चलाएंगे और आईसीटी के ही क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हैव अ गुड डे।